बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग लाहौर। मदीहा अल्मास साहब के साथ है। अपने मॉर्निंग शो का आगाज़ जी हमेशा की तरह आज के पैगाम से करेंगे। पैगाम बजट के बारे में आज बात कर लेते हैं। बजट ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार का एक गोरख धंधा, इसको आम आवाम के लिए कह सकते हैं आप, जो कि रखा इस तरह से जाता है हुकूमतों की तरफ से कि आवाम को शायद इसकी कभी भी समझ ना आए, लेकिन ये बराए नाम आवाम के नाम होता है, लेकिन ये बराए नाम आवाम के नाम होता है। इसके जो असल जिसका फ़ायदा पहुंचता है वो बजट बनाने वाले जो हैं वो खुद ही उठाते हैं। बहरहाल हम चूँकि इस सिस्टम का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं इस मुल्क के, तो हमारा बुनियादी राइट ये बनता है कि हम कानून की पासदारी करें और जो कुछ भी हुकूमत और सिस्टम जो है आपके लिए कर रहा है, आपके हिस्से में जो भी चीज़ आ रही है, आप उस सिस्टम के अंदर रहते हुए अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजाम दही को आप अहसन तरीके से सर अंजाम दें। तो बजट बेसिकली ये आवाम के लिए ही बनाया जाता है हुकूमतों की तरफ से, आसानी देने के लिए उनको। ये रोज़गार भी है, इसमें तालीम भी आ जाती है, इसमें सेहत भी आ जाती है, इसमें तरक्की, इसमें ओवरऑल सब कुछ आ जाता है। तो ये जो इस दफ़ा आवाम को बजट दिया गया है, इसमें कितना रिलीफ दिया गया है, क्या रखा गया है तालीम को लेकर के, सेहत को लेकर के। हम जिस सूबे से हम बिलोंग करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट अब की बार तैयार किया गया है, मुख्तस किया गया है आवाम के लिए, इसके क्या समरात हमें मिलने वाले हैं, इसी बजट को हम नज़र में आज रखते हुए ये देखेंगे कि आइंदा आने वाले ये जो है ये कितनी हमारे लिए माहौल को साजगार करेंगे, ज़िंदगी हमारी कितनी आसान होगी, महंगाई से कितनी कम होगी, क्या रिलीफ मिलेगा, ओवरऑल जो है इस बजट का स्ट्रक्चर वो है क्या। तो जी ये 16 जून 2026 को पंजाब गवर्नमेंट ने ये जो बजट मुख्तस किया है पंजाबियों के लिए, सूबे के ज़ाहिर है जो रहने वाले हैं, हम लोग हैं, इसमें और भी लोग आ जाते हैं। तो इसमें हमें क्या रिलीफ मिलने जा रहा है। बिज़नेस एनालिस्ट मोहम्मद अली को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इनवाइट किया है, उनके साथ डिस्कस करते हैं। अली, बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए, आपने टाइम निकाला है। आज हम पंजाब के बजट पे बात करेंगे और ये मैंने जैसे इंट्रो में कहा, ये बराए नाम ही आवाम के लिए होता है। और अब की बार जो बजट मुख्तस किया गया है, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये कितना बजट है पंजाब की आवाम के लिए, और फिर इस बजट से आपकी नज़र में आपको क्या लगता है कि गुजारा आवाम के लिए कितना आवाम दोस्त है, कितना आसानी से गुजारा होगा आवाम का। थैंक यू। जो भी कोई रूलिंग पार्टी होती है किसी सूबे की, तो आपने उसके जहन में क्या चल रहा है, वो आवाम को क्या देना चाह रही है, आप उसके मंशूर से आपको आइडिया होता है। तो वैसे तो मैं बड़ा मायूस था ओवरऑल सिचुएशन को लेके, लेकिन इस बजट के अंदर उम्मीद की किरण तो एक उजागर हुई है। अच्छा। हाँ, मैं रात को भी इसको दोबारा, जो क्योंकि पास होते टाइम लगता है, कुछ चीज़ें एप्लीकेबल होते टाइम लगता है इस बजट के अंदर, तो जो मंशूर है वो लेके आए हैं वो तो बेहतरी की तरफ है, क्योंकि हम लोग एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर हम लोगों की बेसिक्स जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं है। हम लोग अभी तक उसी मसले मसाइल में फंसे हुए हैं। रोटी, तालीम है, सेहत है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बेसिक जो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर, हम उसके अंदर फंसे हुए हैं। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी वो बेसिक्स को भी जो है ना बड़ा निगलेक्ट किया गया हुआ है, मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना, मुख्तलिफ बहानों से उसको निगलेक्ट किया गया। तो इस दफ़ा का जो बजट है उसके अंदर मैंने ये महसूस किया है कि दोबारा तालीम और सेहत का जो मतलब सबसे बड़ा जो पोर्शन आपका इस पंजाब का जो है वो तालीम और सेहत का है। तो मतलब ऑल टुगेदर अगर हम देखें तो ये 1500 अरब रुपया जो है उन्होंने तालीम और सेहत पे किया, जिसमें टोटल जो आपका बजट है वो तकरीबन 5900 अरब, जिसको हम कहते हैं तकरीबन 6000 अरब का जो है उन्होंने बजट पेश किया, जिसमें आप देखेंगे 1500 अरब रुपया उन्होंने तालीम और सेहत के ऊपर किया। सही है, काफ़ी आप समझते हैं। मेरा जो अगर प्रोपोर्शनल देखा जाए, जो परसेंटेज ये बनती है, मेरा ख्याल है कि ये एक रीज़नेबल है। ये कम से कम एक इंडिकेशन है कि यार के गवर्नमेंट के को थोड़े से एक होश के नाखून थोड़े से लिए हैं, और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको समझते हुए उन्होंने उसका जो इसकी परसेंटेज बढ़ाई है वो एक बेहतरी की तरफ। मतलब मैं इसके अंदर अगर पॉजिटिविटी निकालता हूँ तो वो जो परसेंटेज ऑफ जो बजट है, हाँ, और ये जो दो चीज़ें हैं अगर हम इसमें देखें तो ये इसकी जो इंक्रीमेंट ऑफ है वो एक बेहतरी है।
तो फिर उसमें ज़ाहिर बात हम देखते हैं यार कि ज़ाहिर बात है कि हम ये ऐसे क्या प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं कि ये स्पेंडिंग्स होगी, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि आवाम को आप बराए नाम खुश तो कर देते हैं, लेकिन आपको बेसिक पता नहीं होता यार कि यार इस पैसे का कहाँ पे इस्तेमाल लगा होना भी है पैसा कि हाँ नहीं? लगा भी है कि नहीं, तो वो जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा मतलब जो अभी तक अच्छा, मैंने ये 1500 अरब जो आप बता रहे हैं, ये कहाँ कहाँ लगाएंगे? हाँ ये इसी पे हम अब आते हैं। इसमें जो मेजर जो मैंने फील किया, जो मेडिकल जो हेल्थ सेक्टर के अंदर एक नवाज शरीफ अस्पतालों की सफाइयाँ तो शुरू हो गई हैं। हाँ जो अस्पतालों सीएम साहिबा ने जो हाँ ऑर्डर्स दिए हैं वो कि तो वो तो वो अस्पतालों तो की वो भी तो सफाई हाँ उनकी उस पे हाँ खास आपने वो तवज्जो तो मेंटेनेंस तो चलती रहती है, लेकिन एक नवाज शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स का जो क़याम है उसके अंदर तकरीबन ये कुछ 200 अरब के करीब की लागत का जो उनका ये प्रोजेक्ट है, अच्छा। उसके अंदर वो एक कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हैं। अच्छा। दूसरा ये बहावलपुर के अंदर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल बना रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा एक इशू है ये जो बच्चों का जो जल्दी फौत हो जाना, मतलब विद इन 1 मंथ देखें तो तकरीबन मैं देख रहा पाकिस्तान के अंदर 5% ये रेशो है इस टाइम पे। हाँ मतलब 100 में से 5 बच्चे जो हैं वो इस टाइम पे क्योंकि उनको प्रॉपर मेडिकल केयर नहीं मिलता, कोई भी उनके इश्यूज होते हैं तो वो फौत हो जाते हैं। तो लाहौर के अंदर तो हम ज़ाहिर बात है यहाँ पे एक माफिया बैठा हुआ है, प्राइवेट माफिया बैठा हुआ है, आपको आप एक पूरा जिस तरह बाजार लगा हुआ है और वहाँ पे तो सरकारी अस्पतालों में हालत नहीं है ना, हालत नहीं है। आप वहाँ जा नहीं सकते। हाँ आप अगर अपना यहाँ पे लेके तुम्हारे पास वहाँ एक चिल्ड्रन आप हॉस्पिटल compromise लाहौर नहीं के कर अंदर है, सकते हैं। लेकिन तो फिर आपने भी प्राइवेट हाँ हॉस्पिटल से हाँ जाना है। तो लेकिन हमने एलीट के लिए तो जो है माफिया ने एक पूरा निज़ाम बनाया हुआ है, लेकिन जो आम आवाम है उसके लिए, और ख़ास तौर पे आप थोड़ा सा साउथ पंजाब में देखें तो वहाँ पे तो बिल्कुल इस चीज़ को बड़ा निगलेक्ट किया गया था। तो बहावलपुर के अंदर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का क्या इंडिया में पहली दफ़ा वो वज़ीर आला बने हैं, वो भी वो आपको पता है ये तामिल फिल्मों के हीरो हैं, बड़े फेमस हीरो हैं इंडियन पंजाब में, और बड़े इस टाइम दबंग की तरीके से छाए हुए वो और वो देखें, और फर्स्ट टाइम कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है सियासत का, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनके सूबे में जो बच्चा पैदा होगा उसको वो सोने की अंगूठी पहनाएंगे। और उसी को देखते हुए ये जो है सीएम खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब ने भी ऐलान किया जी, वो नौमौलूद बच्चों को 20,000 रुपया वजीफा, अभी उन्होंने ऐलान किया है, इम्प्लीमेंटेशन या कोई होता है ना इस पे अभी काम नहीं शुरू हुआ। यहाँ पे जो ख्यालात होते हैं उनके ज़हन में वही खबर होती है और उसमें सच्चाई कितनी होती है आप ले लेते हैं। अभी तो लड़ रहे हैं आपस में ये चारों के, आपने कहा क्या अपनी आवाम को रिलीफ दिया और आपने क्या दिया। तो उसके अंदर मैं समझता हूँ कि जो बहावलपुर के अंदर एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काम एक पॉजिटिव चीज़ है। फिर कुछ ये आपने देखा होगा कि मोबाइल वैनिटी वैन्स थी जो जिसपे वो मेडिसिन का वो था काम, उसको उन्होंने थोड़ा सा और एक्सपैंड किया, उसमें थोड़ी सी उसके अंदर मैंने आज तक वो मोबाइल वैन कहीं नहीं देखी। हाँ लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपने देखी है या नहीं देखी है? असल में मैंने उसको काम करते हुए आज तक यकीन मानिए मैंने कहीं नहीं देखा। हाँ, मैंने एक मॉल के अंदर, बड़ा फेमिलियर मॉल है लाहौर, हमारा यहाँ पे, वहाँ पे 2 वैन्स खड़ी देखी हैं। हम लोगों का यहाँ पे आने का मकसद है कि एटलीस्ट आवाम को आगाह करें कि जो आपको बजट पेश किया गया है इसमें जो उनके ऐलानात हैं वो किस मद के अंदर हैं, ताकि आवाम के अंदर शऊर पैदा हो यार कि यार ये किस चीज़ के पैसे हैं, और अगर वो नहीं है तो आप उसके बाद फिर आपके अंदर शऊर पैदा होता है अगर हमारा पैसा किधर जा रहा है। मतलब इन चीज़ों को मतलब बेसिक बताने का जो मकसद है वो यही है कि आपको पता तो हो कि यार ये पैसा उन्होंने किस प्रोजेक्ट के लिए लिया हुआ है। तो बेसिकली हम एक तो हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल का क्या की बात की, एक हमने नवाज शरीफ कॉम्प्लेक्स की बात की, एक हम ये जो मोबाइल वैनिटी जो उनकी वैन्स हैं उसको उन्होंने बेहतर बनाने के लिए किया। फिर कार्डियक जो सर्जरीज हैं उसको मज़ीद एफिशिएंट बनाने के लिए कुछ मशीनरी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। हम देखें वो उसमें कितनी बेहतरी आती है, लेकिन ये एक उनके मंशूर का ऐसा कि कार्डियक जो इश्यूज़ हैं उसको बेहतर करने के लिए कुछ उन्होंने जो स्कूलों में क्या हो रहा है, तालीम जो है वो ज़्यादा उस पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली ये तो हेल्थ सेक्टर के अंदर तो हमने बात कर ली। जो उसके बाद जो तालीम है उसके अंदर एक इन्होंने यूरोपियन फ्रेमवर्क बनाया है, उसके अंदर तकरीबन 25 अरब रुपये इन्होंने मुख्तस किया। अच्छा। जो बजट की आउटलुक है उसके अंदर 25 अरब रुपये उसके ऊपर मुख्तस बड़ी यूरोपियन फ्रेमवर्क क्या? हाँ यूरोपियन फ्रेमवर्क के ऊपर वो काम करेंगे कि वो यूरोपियन जो स्टाइल है पढ़ाई का उसको कॉपी करने के लिए 25 अरब ही नहीं होते। हाँ 25 उनकी तो किताबें ही नहीं होती। अब असल में अब सवाल ये निशान ये कि यार अब 25 अरब रुपये आपने आवाम को बता दिया कि हम इस पे लगाएंगे, लेकिन वो फ्रेमवर्क है क्या? उस फ्रेमवर्क और आपको पता है इस बजट को लेकर के सबसे ज्यादा टीचर जो है वो सड़कों पर निकले हैं, उनकी जानिब से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो उनको शायद वो क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा एक पंजाब हुकूमत का है कि वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें ज़ाहिर पता जो अनएफिशिएंट जो सरकारी मुलाजमिन है उनके लिए तो एक ये बड़ा इशू बनेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ओवरऑल प्राइवेटाइजेशन इसका जो इकदाम है अच्छा इकदाम है। एटलीस्ट जो गरीब का बच्चा है वो थोड़ा से बेहतर तरीके से पढ़
पढ़ तो ले, मतलब किसी अच्छे मतलब टीचर से पढ़ तो ले। अपना है ना इंसेंटिव सुन के शायद उनको लगता है कि खत्म हो जाएगा। टीचर जाहिर बात है वो जब प्राइवेट सेक्टर आएगा तो वो मतलब इनएफिशिएंट तरीकों जो निज़ाम होगा उसको तो वो सरकारी स्कूलों में आपको पता है जो हालात हैं, टीचर खुद तो जाता नहीं है। हाँ, तो वो जाहिर बात है उसके अंदर 3-4 रुपए पे एक टीचर हायर किया हुआ होता है, उसकी जगह बिल्कुल अटेंडेंस भी लगाता है। तो मैं तो समझता हूँ खैर उनकी वो अपनी तरफ जो भी एहतजाज करें, लेकिन ये एक अच्छा इकदाम है कि आप जब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो उसमें कंपटीशन ज़्यादा आता है, उसके अंदर आपके अंदर एफिशिएंसी आप उस इदारे में बढ़ती है। तो अगर ये प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल रहे हैं तो मैं ख्याल मेरा ख्याल है ये टाट सिस्टम और वो स्कूल, वो जो सरकारी स्कूल वाला, फिर सारे बच्चे जो है यकसा जिसे निज़ाम तालीम कहते हैं, शायद हमारे मुल्क में वो हमारे बच्चों को यकसा। तो अब बेसिकली जो ये यूरोपियन फ्रेमवर्क के ऊपर उन्होंने 25 अरब मुख्तस किया है, ये तो वक्त बताएगा यार कि यार ये फ्रेमवर्क क्या है, इसके अंदर दानिश स्कूल पे कितना किया, दानिश स्कूल पे कितना उसके बारे में तो और इसके अलावा अली हमें बताइएगा, बजट में ये जो टैक्स वसूली और मुआशी तरक्की के अहदाफ हैं ये इतने बुलंद क्यों रखे जाते हैं? क्या अचीव करते हैं ये आवाम से? हम चलो मैं फिर वो मुझे रह के सैलरी बेस्ड है ना लोग, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग जितना सफर करते हैं। अगर सैलरी वालों की बात करें तो उस पर तो ये कि उन्होंने थोड़ा सा टैक्स भी कम किया है, और अगर ओवरऑल जो उनकी 7% इंक्रीमेंट भी हुई है वो तो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से जो सरकारी मुलाजिम हैं उनके लिए तो उन्होंने 7% इंक्रीमेंट का ऐलान किया, जो कि बल्कि मैं एक बंदे से बात कर रहा था तो वो एक्यूमुलेट होकर तकरीबन 12-13% बन जाती है। मतलब उनके बोनसेस वगैरह ऐड होके तो ये तो एक थोड़ी अगर कहीं किसी को सांस मिला तो मैं उसकी भी जो है बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम दूसरी तरफ आए तो वो तो मसाइल ही मसाइल हैं। मतलब आवाम वो जो बिजली पे लगाया जा रहा है, वो जो बाकी चीज़ों पे लगाया जा रहा है, उस पे क्या कहेंगे? पेट्रोल पे जो लगाया जा रहा है, इतना पैसा इकट्ठा कैसे करेंगे? पेट्रोल कर तो लेंगे लेकिन वो फिर आवाम पे तो पेट्रोल लेवी तो हमारी तहरीक की सबसे बड़ी लेवी। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इस टाइम पे जो प्राइसेस रिवर्स हुई हैं वो रिवर्स क्यों हुई हैं? आपको सुनकर ये हैरानगी भी होगी, परेशानी भी होगी। हैरानगी नहीं होगी क्योंकि मुझे पता है क्योंकि हम हमारा जो एक साल का जो बेसिकली जो एक टारगेट था कि हमने ये आवाम से लेना है पेट्रोल लेवी में, वो हमने 8 महीने में ले लिया। 8 महीने में हमने 8 महीने में वो 400-500 अरब रुपया जो हमारा टारगेट था हमने ले लिया। हमने कहा अब रिलीफ देते, मतलब हमने आपका खून चूस लिया। जंग का फायदा इतना इसराइल और अमेरिका ने नहीं उठाया जितना वो बेसिकली आवाम को इतना उसका खून चूस लिया कि वो कहने यार क्या अब हम आपको रिलीफ देंगे। तो ये बेसिकली जो प्राइसेस में जो ये लेवी में जो कमी आई है वो कमी इस वजह से क्योंकि आपने ओवर जो है ना टारगेट्स को अचीव किया, आपने अर्ली टारगेट्स को अचीव किया, और ये कोई खुशाइन बात नहीं, क्योंकि ये बेसिकली आप आमतौर पे देखें जो मेजर जो इसके स्टेक होल्डर हैं वो इंसान है जो 1600 रुपये दिहाड़ी ले रहा है और उससे आप टैक्स लेवी के अंदर महीने का 5000 रुपये ले रहे हैं। मतलब एक बंदा जो 50,000 रुपये कमा रहा है, आप उससे जो है आप जो है उसमें से उसका 15-20% जो है उसे पेट्रोल लेवी के अंदर आपसे टैक्स ले रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो 50% जो लोग हैं वो मजदूर तबका है, वो बेसिकली बाइसिकल जो चलाता है। सरमायाकारी के कोई चांसेस नहीं है कि सरमायाकारी आने के चांसेस हैं, सिर्फ कर्जे ही लेने। इसमें चाइनीज डेलीगेशंस कुछ आए हैं, उनके साथ मीटिंग्स भी हो रही हैं। सऊदीया के साथ भी तो हमारे मुआहदे हुए हैं। अभी असल में वही बात है कि मुआहदे तो अभी तक नहीं, MOU साइंस हुए हैं। ये एक बड़ी एक ना टेक्निकल चीज होती है कि हम क्योंकि हम वो जो MOU साइंस होते हैं और उसको मीडिया कवरेज मीडिया कवरेज इतनी मिल जाती है और वो ऐसे लगता है जैसे मुआहदा हो रहा है, लेकिन वो MOU साइंस होते हैं, साइनिंग सेरेमनी होती है, ये मुद्दतों से होती आ रही है, लेकिन उसके बाद उनको मुआहदे में तब्दील करना, फिर उनको एप्लीकेबल करना, तो ये एक थोड़ा सा मुश्किल सफ़र। और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि अच्छा, चाइनीज़ डेलीगेशन की आपने बात की। सऊदी अरेबिया का डेलीगेशन अभी पिछले दिनों आया हुआ था। मींस कि ये सिर्फ आनियाँ जानियाँ ही है, पैसे नहीं आए असल में। उसके अंदर जो हर्डल थी वो बेसिकली जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, टैक्स पॉलिसीज, वो थी हर्डल्स। लेकिन अभी जो उन्होंने सुपर टैक्स में 10% से कम करके उसको 8% किया और 50 करोड़ की बेसिकली अगर आपकी इनकम है तो उस पर सुपर टैक्स लागू नहीं है। कुछ इन्होंने जो है और भी ऐसा के कुछ एक्सपोर्टर्स के लिए इकदाम किए हैं, जिसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन अगर इसको एडअप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि उसमें एक चांसेस हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका उन्होंने उस पर जो उसके मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं। फिर मोबाइल की बेसिकली अभी असेंबलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, तो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है वो चाइनीज़ यहाँ पे लगाना चाह रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्किंग जारी है।
बाकी हम खुदा ताला से दुआ करते हैं हाँ कि जी, कि दुआओं जाहिर बात है पे जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी तो तब तक तो यहाँ पे अब वो आपका जो स्किल्ड लेबर है वो आपकी बिजी नहीं होगी, और अनफॉर्चुनेटली फिर उसको किसी ना किसी तरीके मिडिल ईस्ट के अंदर जाके फिर धक्के खाने पड़ेंगे। हाँ, और मिडिल ईस्ट के इस वक्त क्या हाल है और आपको मिडिल पता ही ईस्ट है। ऑलरेडी जो है ठीक है। अच्छा, तनख्वाहदार तबका जो है उसको क्यों सबसे ज्यादा, उसका ही क्यों कचूमर निकालती है ये हुकूमत? क्योंकि वो लास्ट ईयर भी आपको पता है जो बजट था, अभी जो बजट है उसमें रियल एस्टेट इसमें क्यों नहीं आता है? इसमें ज़राअत, इसमें रिटेल, इसमें बड़े बड़े वो ताजिर, बिजनेसमैन, ये सब क्यों नहीं हमारी हुकूमत की ये नाहली आप इसको समझ लें कि जो सबसे आसान जिस तरीके से कलेक्शन होती है ना, वो सबसे ज़्यादा जोर उस पर डालते हैं। तो जो बेसिकली लोग डॉक्यूमेंटेड हैं, बेसिकली जो मुलाजमिन होते हैं उनको आपके बैंक के थ्रू आपको उनके आनी होती है, तो उनका एक पूरा कॉर्पोरेट निज़ाम है, वो सारा डॉक्यूमेंटेड है। उनकी कटनी उनकी कटनी है। आप सर्वे से इनसे अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 18,000 अरब की आपकी एक इकोनॉमी है जो जिसका डॉक्यूमेंटेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका टैक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और आप ये देखें कि वो कितना, मतलब तकरीबन हमारी 50% जो इकोनॉमी का साइज़ है वो अभी तक अनडॉक्यूमेंटेड है। तो बेसिकली आप ये देखें मींस कि हम सैलरी बेस्ड लोगों को बड़ा प्राउड फील करना चाहिए कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा जो टैक्स देने वाले ये सैलड अवाम है, ये बड़ी रीढ़ की हड्डी है। और रीढ़ की हड्डी, बड़ा अच्छा आपने लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किया है, यकीन करें। लेकिन एक तरफ अभी जो जिस तरह मैं बात कर रहा था कि इनकम पंजाब हुकूमत का मंशूर में एक बड़ा पोर्शन एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आया है। इसी तरीके से कुछ रिफॉर्म्स एफबीआर के वफाकी हुकूमत ने भी किए हैं, जिसके अंदर वो टैक्स नेट के अंदर हर दुकानदार को फिक्स टैक्स की मद में अब लेकर आए हैं। अच्छा। जिसमें वो 20 करोड़ से कम जो जिसकी ट्रांजैक्शन है उसको 25,000 रुपये सालाना या 1% देंगे वो टैक्स, आपको लगता है? हाँ, वो तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे। नहीं, पहले भी तो इस दफ़ा पीछे से तगड़े लोग हैं जिन्होंने कहा है कि आप ये इस टैक्स नेट को बढ़ाएं, और अगर ये टैक्स नेट किसी न किसी अंदाज से बढ़े तक, मतलब अभी तो हम तकरीबन 40 लाख टोटल लोग हैं जो टैक्स पे हैं पूरे पाकिस्तान में, ये तो शायद 2.25% पूरी आबादी का बनता है। तो अगर हम इसको किसी तरीके से 2-2.5, क्योंकि 2 करोड़ इस टाइम प्रॉपर बैंक डिपॉजिटर हैं, सिर्फ जो आपके बैंक डिपॉजिटर हैं, जो प्रॉपर बैंक डिपॉजिट जिनके बैंक में ट्रांजेक्शन है, वो 2 करोड़ लोग हैं। तो आप उन्हीं को सिर्फ आप इस टाइम पे अगर टैक्स नेट के अंदर ले आएँ तो ये तकरीबन 5x के साथ जाके आपका मल्टीप्लिकेशन होती है टैक्स नेट की। 40 लाख से अगर आप इस 2 करोड़ से लें तो उसके अंदर एक बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा इस सैलरी आवाम को, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने एक मखसूस पैसे कहाँ पे 40 लोग दे रहे हैं, कहाँ पे वो जब 200 लोग देंगे, मतलब एक नॉर्मल कैलकुलेशन को समझाऊँ तो वो एक बड़ा एक इसका मेरे लिए फ़र्क पड़ेगा। तो हम तनकीद करते हैं, करनी चाहिए, हुकूमत की इस्लाह के लिए करते हैं। हम लोग पाकिस्तानी शहरी हैं। हाँ, हम लोग बेसिकली हम लोगों का जीना मरना यहाँ काम है, वो भी हम हाईलाइट करते हैं। तो बेसिकली अगर इस बजट को ओवरऑल देखें तो इसमें थोड़ी सी एक स्टेबलाइजेशन के बाद एक थोड़ा सा मतलब हम ज़्यादा बोलेंगे तो कोई यार कि हम कोई हुकूमती बयानी पे बात करें, हम बिल्कुल भाई हम किसी हमारा कोई हुकूमती बयानी से लिंक नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा उम्मीद किरण ज़रूर जो है एक फेडरल बजट और सूबाई बजट जो है दोनों में। और इसके अंदर एक चीज़ का मैं ऐड करना चाहूँगा कि थल के लोगों के लिए एक थोड़ी सी इसमें उन्होंने खुशखबरी है कि वहाँ पे चूँकि एरिया ऐसा है कि वहाँ पे कभी एग्रीकल्चर का सिस्टम नहीं है और वहाँ पे कोई इंडस्ट्री भी नहीं है, तो उसके लिए पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 38 अरब जो है मुख्तस किए हैं उधर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करने के लिए। और एक दूसरा एक कच्चे का जो इलाका है उसकी डेवलपमेंट के ऊपर भी ना तकरीबन, हाँ, और उसकी मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, उसकी सिक्योरिटी का निज़ाम है, उसको उन्होंने काफ़ी इंक्रीज़ किया कि उन्होंने उसको नो गो एरिया से नॉर्मल एरिया बनाना, सेफ एरिया बनाना। तो वो भी एक दो ऐसे सिटीज़ हैं जिसमें ये कि आवाम के लिए थोड़ा सा एक मैं समझता हूँ कि बेहतरी के लिए। बहुत शुक्रिया अली, आपके आने के लिए। आप आए हैं बिजनेस एनालिस्ट मोहम्मद अली हमारे साथ थे, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया।